ये सभी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपका डायग्नोस प्रॉपर नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है यार कुछ तो कमी है। सब कुछ तो मैंने कर लिया, दवाई भी सटीक दिया, नाड़ी भी मुझे प्रॉपर दिख रहा है, फिर भी न रोग पता चल पा रहा है और न व्याधि को चिकित्सा से ठीक हो पा रहा है। इसका मतलब यह हमारा, अब यहाँ ग्रंथकार कुछ और व्याधि के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर कर्म भेद से त्रिविध रोग के बारे में यहाँ पर बताते हैं। एक का नाम है प्रत्युत्पन्न कर्मज व्याधि, दूसरा का नाम है पूर्व कर्मज रोग, तीसरे का नाम है परकृत कर्मज रोग। इसको भी आप नोट कर लीजिए। जब आपको लगा कि सब कुछ कर लिया, सभी डायग्नोस कर लिया, नाड़ी भी देखा, उसके सब जितना समझ में आया मैंने चिकित्सा भी कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, रोग ठीक होने का नाम बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उसके बाद चरक ने जो सुश्रुत संहिता में यह जो सिद्धांत बताया है प्रत्युत्पन्न, इसका कर्म भेद से त्रिविध रोग के बारे में जो ये बताया है, इसके बारे में आपने ध्यान देना है। पहला नाम है प्रत्युत्पन्न कर्मज। जो ये रोग है ये हो सकता है इस जन्म में किए गए कर्मों के कुछ फल स्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग। गुरुजी एक बार रिपीट करेंगे, क्या बताया? प्रत्युत्पन्न कर्मज रोग, प्रत्युत्पन्न रोग। प्रत्युत्पन्न कर्मज रोग का मतलब होता है जो इस व्यक्ति ने इस जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया, इस जन्म में ही किया, कुछ तो किया, जान के या अनजाने कुछ ऐसा कर्म उसने किया, उस कर्म का फल भाग्य बन करके इसी जन्म में इसको ये तंग कर रहा है। तो इन्हें ग्रंथकार सुश्रुत में लिखा हुआ है, इसका नाम है प्रत्युत्पन्न कर्मज रोग। प्रत्युत्पन्न का मतलब है प्रति यानी निज द्वारा उत्पन्न, कर्मज उसने जो कर्म किया वही कर्म फल बन करके इसी जन्म में इसको इसे प्रारब्ध कर्म भी बोल सकते हैं। हाँ, तो दूसरे नंबर में आ गया परकृत कर्मज रोग, पूर्व कर्मज रोग। दूसरे नंबर में आया पूर्व कर्मज रोग। पूर्व कर्मज रोग का मतलब है प्रणाम गुरुजी। किए गए कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग। अब प्रत्युत्पन्न कर्मज रोग में कौन कौन से रोग आते हैं? जैसे बुखार है, बुखार है, फीवर कभी कभी ठीक होता ही नहीं है, कितना मर्जी कर लो। तो अगर ऐसा कुछ है, मेरे पास तो इस तरह के कुछ पेशेंट मेरे पास आए हैं, देखने में तो सामान्य लगता है, मुझे लगा कोई बात नहीं, सामान्य दवाई दे दूंगा ठीक हो जाएगा। 3 महीना हो गया उसका बुखार ठीक नहीं होता, तो मुझे समझ में आया कि यह इसका प्रत्युत्पन्न कर्मज रोग है। दूसरे नंबर में है अतिसार, अति सरती अतिसार, जो बार बार लूज मोशन होता रहता है। तीसरे नंबर में कास और श्वास, यह जो रोग है यह प्रत्युत्पन्न कर्मज। इस तरह के रोगी अगर आपके सामने आते हैं, डायग्नोस प्रॉपर हुआ लेकिन दवाई देने से ठीक नहीं हो रहा है, कई सारे चिकित्सा बहुत लोगों ने किया, तो इसका मतलब इसे आप इसी जन्म में किए हुए कुत्सित कर्म का प्रत्यक्ष फल समझ सकते हैं। दूसरे नंबर में है पूर्व कर्मज। पूर्व कर्मज का मतलब फिर वही है कि जो हमने, जैसे हम प्रारब्ध भी मानते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसा हमने कर्म किया जिसके वजह से उसका परिणाम का अशुभ फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। अगर हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, अगर हम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ग्रंथ में जब हम स्वित्र नाम का रोग, जिसे हम लिकोडर्मा कहते हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक जगह लिखा हुआ आता है कि यह पूर्व कर्मज रोग भी हो सकता है, तो उस दिशा में भी हमने देखना है। दूसरा उसी का कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग भी पूर्व जन्मानुकृत दोषों के फलस्वरूप मिलने वाला व्याधि। तीसरे नंबर में अपस्मार के बारे में जब व्याख्यान आता है यानी मिर्गी, तो मिर्गी में भी ऐसा बताया जाता है कि यह पूर्व जन्मानुकृत कर्मों का दूषित फल हो सकता है। और उन्माद के विषय में भी
ऐसा ही बताया गया है। अर्श रोग बवासीर बोलते हैं जिसको, सामान्य बवासीर मत कभी ठीक नहीं होता। तो इसके संदर्भ में भी जब आप ग्रंथ पढ़ते हो तो वहां पर भी पूर्व कर्मज व्याधि के रूप में उस नाम से इसको जानते हैं। तीसरे नंबर में परकृत कर्मज रोग, परकृत कर्मज रोग। अब ये बड़ा महत्व का है। दूसरों द्वारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वयं के प्रति किए गए उपकार के परिणाम स्वरूप मन में अनेक प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति होना। दूसरे व्यक्ति द्वारा उपकार या अपकार, उपकार भी हो सकता है, जैसे होता है ना, कभी मैंने बचपन में किसी से कुछ मांगा, उसने वह चीज दे दिया क्योंकि मेरे पास था नहीं, अथवा मुझे बड़ा इमरजेंसी में कोई चीज आवश्यकता पड़ी और मैंने अपने निकटवर्ती किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से कुछ चीज मांग लिया, भैया मेरे पास है, दे दो। उसने वो चीज दे दिया, उस वक्त मेरा काम चला, लेकिन वो जीवन पर्यंत जब मुझे मिलता है तो मुझे वो टोकता है, अरे आज तू इतना बड़ा हो गया, तब तो मैंने तेरे लिए किया था, वो किया था। अब वो कुंठा मेरे दिमाग से कभी नहीं हटता। मैं कहता हूँ साला मर जाए वो अच्छी बात है, बार बार जब भी ये आता है मुझे वही चीज ये याद दिलाता है। मैं हमेशा उसको भूलना चाहता हूँ, लेकिन ये कम वक्त कभी भूलने ही नहीं देता। तो उस कुंठा से, उससे मेरा जो मस्तिष्क जो विकृत हो जाता है, वह भी एक तरह का व्याधि उत्पन्न करने वाला है। या किसी आदमी ने भरे बाजार में मेरे समाज के सामने मुझे गाली दिया, मुझे अपमानित किया, उसको मैं कैसे भूल सकता? जब भी कभी उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस गांव को, उस जगह को मैं देखता हूं तो मुझे बरबस वो चीज याद आती है। तो इन्हें हम कहते हैं परकृत कर्मज रोग। तो वो भी व्याधि का एक हेतु है। मुकेश जी, हाँ बताइए। मुकेश जी बताइए, क्या क्या पूछना है आपने? सर ये बेंडल जी पूछ रहे थे, मैं नहीं। ब्रेंडल जी हैं शायद। ओके, पूछिए पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे आप? नहीं पूछे सर, ओके, हम देख रहे हैं। ठीक है। हम देख रहे हैं खाली। गुरुजी एक प्रश्न कोई पूछना चाहता हूँ फिर। हाँ, तो अगर ये प्रकृति जो कर्म रोग जो बता रहे हैं गुरुजी, ये तो जैसे कि अगर किसी के द्वारा किया गया रोग है तो ये मानस रोग की कैटेगरी में ही आएगा ना? मानस रोग की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये भिन्न तरह से आ रहा है ना। ये अच्छा, ये कर्म भेद की बात हो रही है, कर्म भेद की, जी गुरुजी। कर्म भेद की बात हो रही है। ये सभी कर्म, पूर्व जन्म में किए कर्म, इस जन्म में किए कर्म, किसी व्यक्ति के द्वारा मैंने उसके साथ कुछ मांगा या उसने मुझे कुछ किया, यह भी कर्म है। तो कर्म भेद से त्रिविध रोग हो गए। अब ये सभी रोग से उत्पन्न होने वाली जो व्याधि है, कभी कभी प्रॉपर डायग्नोस नहीं होता, प्रॉपर चिकित्सा नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में बेहद आसान तरीका से जो डायग्नोस कर दे उसका नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष वो विधा है। अब आयुर्वेद के जब आप उत्तर तंत्र पढ़ते हो, आयुर्वेद में बहुत सारी जब आप पढ़ते हो तो वहां पर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रह के योगों के बारे में कि जड़ी बूटी कब उखाड़ना है, रोगी को कब एडमिट करना है, रोगी से कब बात करना है, रोगी जब रोगी के घर से बुलावा आता है तो जिन्हें हम दूत नाड़ी बोलते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उस समय कौन सा नक्षत्र था, वो किस दिशा की ओर मुंह करके आपसे बात कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी का कितना बड़ा महत्व है। अब आप देखो ना, पाराशर ऋषि स्वयं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने आयुर्वेद में बहुत बढ़िया सिद्धांत प्रतिपादित किया है। पाराशर द्वारा प्रतिपादित आयुर्वेद कितना महत्व का है। सर इसमें जैसे नजर दोष वगैरह आता है तो वो भी इस तरह की व्याधि में आएगा? हाँ, वो जो दृष्टि दोष वो अलग चीज है, उन्हें हम बोलते हैं औपसर्गिक रोग। लक्षणोत्पत्ति के आधार पर त्रिविध रोग वो फिर अलग है। ऐसे तो फिर लक्षणोत्पत्ति जनित औपसर्गिक रोग बोलते हैं उसको,
उसको हम अभी नहीं लेंगे। वैसे तो फिर ग्रंथ के हिसाब से तो बहुत सारे रोगों की स्थिति है, लेकिन बातों बातों में यहाँ पर कर्म वैसे रोग के बारे में आया। मैं यहाँ पर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको कर्म वैसे त्रिविध रोग के बारे में बताया। अदरवाइज तो फिर लक्षणोत्पत्ति जनित जो रोग है वो और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के व्याधि। अब मान लो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित एक व्यक्ति आपके पास आया, दिखने में सामान्य है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, उसका चिकित्सा नहीं हो रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रहा है, रोगी जस का तस है, लाखों खर्चा हो चुका है। तो ऐसे में तो फिर कहाँ जाएगा वो रोगी और आप क्या करोगे? तो आपके सामने एक चीज होना चाहिए। अगर आप एक सफल चिकित्सक बनना चाहते हो तो आपके सामने एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए या एक डायग्नोस करने का एक पक्का आपके सामने एक साधन होना चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में इस जन्म में किए हुए कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोषों की जो व्यवस्था है, जो विविधता है, उसको भी आप जांच सके, उसका भी आप पड़ताल कर सके। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इस दिशा में बेहतर काम करता है। अभी हमारे 5-6 दिन के बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास प्रारंभ होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें आने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर आप नहीं भी हो तो एक बार इस विषय के ऊपर जरूर गौर करिए, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है। मैं इतना पक्की बात है, अगर आप पढ़ने के लिए आओगे तो पहले 15-20 दिन तक तो आप कहोगे यार कहाँ हम घुस गए, आपको जीरो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने कभी ज्योतिष नहीं पढ़ा है तो। बस 15 दिन की बात है, तब तक आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। 15 दिन के बाद अब यहाँ पर रचयिता जी है, ये हमारे यहाँ से पढ़ रही है, और भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पहले से 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं। अब इनको पूछो, इनको अब मजा आने लगा, क्योंकि चीजें स्पष्ट है वहां पर। अगर बृहस्पति है शनि के साथ दोनों बैठे हुए 7th हाउस में, तो किडनी को कोई ना कोई असर कर सकता है। श्वित्र रोग है, कुष्ठ रोग, तो बृहस्पति दे रहा होगा, चंद्रमा दे रहा होगा। अस्थमा जो है चंद्रमा से रिलेटेड व्याधि है, उनके डिग्री कितना है, कौन सा नवांश में, कौन सा त्रिशांश में बैठा हुआ है। आसान है, बस पहले पढ़ना है, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी तक आपने कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा।